नई तत्पुरुष। लिख लिया। नई तत्पुरुष, इया लिखा हुआ है वो। हाँ, क्या हो गया? इस समास में, इस समास में पहला भाग, नए तत्पुरुष में लिखो, इस समास में पहला भाग नकारात्मक होता है। इस समास में पहला भाग नकारात्मक होता है। जैसे नास्तिक। लिखो इन तीनों। देखो हमने क्या लिखा हुआ, परिभाषा क्या लिखी है? इस समास में पहला पद क्या होता है? नकारात्मक होता है। मतलब जब भी हम इसका सामशिक पद करेंगे, विस्तार करेंगे, तो ये किस रूप में आएगा? नकारात्मक रूप में इसका अर्थ आएगा। किसी भी चीज को नकारात्मक दिखाना, वहां पर कौन सा तत्पुरुष हो जाता है? नए तत्पुरुष। जैसे लिखा है नास्तिक। नास्तिक किसे कहते हैं? जो ईश्वर पे आस्था नहीं रखता है। नकारात्मक दिखा रहा है ना, और जो ईश्वर पे आस्था रखता है वो क्या कहलाता है? आस्तिक। तो नास्तिक में हो जाएगा, अगर विस्तार करेंगे तो इसका मतलब क्या निकलेगा? ये होगा ना आस्तिक। मतलब आस्तिक नहीं है वो, कौन है आपका? नास्तिक है। जैसे लिखा अनपढ़, इसका विस्तार क्या बनेगा? ना पढ़ा हुआ। जो नहीं पढ़ा हो तो उसी को तो अनपढ़ बोलते हैं। है निगेटिव सेंस में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जैसे लिखा अधर्म, तो इसका क्या बनेगा? ना धर्म। असंभव का अमर का, जो नहीं मरेगा वही क्या होगा आपका? अमर होगा। जो चीज नहीं संभव होगी उसी को क्या बोलेंगे? असंभव बोलेंगे। जो चीज धर्म नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे? अधर्म बोलेंगे। जो पढ़ा हुआ नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे? अनपढ़। और जो आस्तिक नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे? नास्तिक। तो हाँ, अतिथि तो आपका वो हो जाएगा ना, क्या बोलते हैं, मेहमान को बोलते हैं। तो वो नास्तिक में कहा नकारात्मक सेंस आ रहा है क्या? मैं क्या बता रही हूँ, अर्थ नकारात्मक। जैसे हम विलोम शब्द पढ़ते हैं, विलोम शब्द में अच्छा को क्या कहेंगे? बुरा कहेंगे ना। तो अच्छा का बुरा ही सेंस निकलेगा ना, कुछ और तो नहीं निकाल रहे हैं। मतलब किसी एक चीज को अपोजिट कर देना। अब तिथि को अतिथि बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे। वहां पर अतिथि का सेंस होता है मेहमान। मेहमान मतलब होता है कि मेहमान के आने की कोई तिथि नहीं होती है, इस वजह से उनको अतिथि बोल देते हैं। ठीक। और जैसे बताना, अयोग्य, नहीं,
अयोग्य, ना योग्य, मतलब योग्य जो नहीं होगा उसको ही क्या बोलेंगे, अयोग्य जो, इसका क्या होगा, ना हाजिर, जो क्या हो, उपस्थित ना हो, तो वो क्या होगा आपका। इसमें आपके कोई भी आपके जो शब्द होंगे जिसमें आपका नकारात्मक अर्थ दे रहा होगा किसी भी चीज का, किसी भी पॉजिटिव का क्या दिए जाए, निगेटिव दे दिया जाए, वही आपका नए तत्पुरुष में आता है। जैसे आपका नास्तिक किसे कहते हैं, जिसमें हर उसमें आपको ना लगा मिलेगा। ठीक है, कोई भी आप उदाहरण इसकी पढ़ोगे, जैसे है आपका, रुक जाओ, असफल, अपमान भी हो जाएगा, ना मान, मतलब मान क्या होता है, मान सम्मान होता है, जिसका मान सम्मान नहीं किया करोगे तो उसको क्या बोलेंगे, अपमान ही बोलेंगे। ठीक है, अनाथ, अनाथ किसके, ना नाथ, जिसके कोई नाथ मतलब होते हैं माता पिता भगवान, तो जिसके कोई नाथ ना हो तो वो क्या कहलाता है, अनाथ कहलाता है। अज्ञान, ना ज्ञान, देखिए ये जो विस्तार मैंने ना आस्तिक ना पढ़ा हुआ ये लिखा, ये आपसे नहीं पूछेगा, सिर्फ आपसे सीधे दे देगा नास्तिक कौन सा समास है, अनपढ़ कौन सा समास है, अधर्म कौन सा समास है, बस इतने में बताना है। तो अधर्म, धर्म का अधर्म, न्याय का अन्याय, ऐसे हम लोग विलोम शब्द पढ़ते हैं ना, तो वो जो आपके अपोजिट वाले आएंगे जिसमें नकारात्मक सेंस आ रहा है, जैसे न्याय है, न्याय का क्या हो जाएगा, अन्याय, तो अन्याय आपका हो जाएगा क्या, नए तत्पुरुष के अंदर, क्योंकि उसमें नकारात्मक भाव आ रहा है। ठीक है, जैसे है आपका असत्य, असत्य का क्या होगा, ना सत्य, जो सत्य नहीं बोलता वही क्या होगा, असत्य होगा। असंभव, ना संभव, असफल, ना सफल। लेकिन आपको इसको विस्तार नहीं याद रखना है, याद हमें क्या रखना है, ये वाला याद रखना। ठीक है, जब ये विस्तार अपने समझने के लिए करना है कि इसको नकारात्मक क्यों कहा, क्योंकि हर उसका विस्तार करने पर ये ना सेंस निकल के आएगा। ना का अर्थ क्या होता है आपका, नहीं, तो इस ना की वजह से ही, मतलब जहां पर भी अर्थ विस्तार करने पर इस ना का अर्थ आएगा, नकारात्मक अर्थ निकलेगा, वही आपके क्या हो जाएंगे, आपके वो नए तत्पुरुष में। ठीक है, इसके बाद आगे डाल लीजिए, इनको लिख लीजिएगा, उदाहरण लिख लिया, आगे दूसरा भेद डालिए। अलुक तत्पुरुष, ये छोटे छोटे भेद हैं, इनसे वैसे ज्यादा पूछता नहीं है नई तत्पुरुष, लेकिन पूछता है। अलुक तत्पुरुष, में अलुक तत्पुरुष हेडिंग डालिए, उसमें लिखे जिस समास में, जिस समास में उसकी विभक्ति का, उसकी विभक्ति का उसकी विभक्ति का लोप नहीं होता, उसकी विभक्ति का लोप, दिखाना कॉपी पहले वाली है क्या, उसकी विभक्ति का लोप नहीं होता, अर्थात दोनों पदों के मध्य में क्या लिखा है, दोनों पदों के मध्य में लोप नहीं होता, अर्थात दोनों पदों के मध्य में लोप नहीं होता, अलुक तत्पुरुष कहलाता है।
उदाहरण लिखिए। युधिष्ठिर। कहते हैं इसका जो विस्तार करेंगे तो क्या बनेगा? युद्ध में स्थिर। आगे मनसिज। मनसिज। देखो इसमें क्या लिखा हुआ, मनसिज। हमने क्या पढ़ा है अभी, परिभाषा क्या लिखी है कि जिस भी आपके दो पदों के बीच में क्या ना हो, विभक्तियों का लोप ना हो। हम ज्यादातर पढ़ते हैं तो उसमें विभक्तियों का लोप हो जाता है, अलग से जोड़ते हैं। इसमें क्या होगा, आपका अलुक तत्पुरुष में किसी भी विभक्ति का लोप नहीं होगा, जो शब्द दिए हैं उन्हीं का ही सेम सेम अर्थ निकलेगा। जैसे हमने लिखा है मनसिज, अब मनसिज को अगर हम तोड़े अलग करें तो क्या बनेगा? मनसी प्लस जा, ये निकाला, मनस प्लस जा। ठीक है, अब इस मनसी का अर्थ क्या होता है? मन में, और जा में मतलब क्या है आपका? उत्पन्न होने वाला। इन शब्दों का शाब्दिक अर्थ ये होता है। ठीक है, अब इन दोनों के शाब्दिक अर्थ को जोड़ दिया जाए, मन में उत्पन्न होने वाला। ठीक है, तो ये निकल आया इसका। अब जैसे हम लोग बनाते थे क्या, राजपुत्र, राजपुत्र लिखते थे। अब इसमें हमने लिखा राजा का पुत्र, इसमें हमने विभक्ति जोड़ी, यहाँ पर जोड़ी कि नहीं जोड़ी? यहाँ पर तो नहीं जोड़ी, दिख रही ना कहीं। यहाँ पर क्या हुआ, विभक्ति का लोप हुआ है। जबकि हमने इसमें क्या पढ़ा है कि इसमें विभक्ति का लोप नहीं होगा, जो शब्द लिखे हैं उन्हीं का ही सीधे सीधे अर्थ लिख दिया जाएगा। अब यहाँ पर मनसिज लिखा है, बताओ इसको मैंने विस्तार में ये लिखा तो इसमें क्या अलग लिख दिया? क्योंकि मनस्य का अर्थ ही होता है मन में, और इसका सिर्फ इस जा का शाब्दिक अर्थ होता है उत्पन्न होने वाला। तो इन दोनों के शाब्दिक अर्थ को ही तो जोड़ के लिखा है, कोई एक्स्ट्रा विभक्ति लिखी है कहीं पर? तो इसमें क्या है, अलुक तत्पुरुष में ऐसा होता है, इसमें विभक्तियों का लोप नहीं होता। लोप का मतलब है कि इसमें जितनी चीज लिखी है उसको सीधा सीधा उतार देना। और जो हम लोगों ने जब समास पढ़े थे उसमें क्या होता था कि विभक्तियां विलुप्त रहती थी, जब हम विस्तार करते थे तब विभक्तियों को लिखते थे, बाकी वरना शॉर्ट रूप में लिख देते थे। जैसे आपका एक उदाहरण और देखो, सरसिज। अब सरसिज बोला जाएगा तो सरसिज का, सरसिज शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसको संधि विच्छेद करो तो क्या करोगे? सरसी प्लस जा। अब सरसी माने क्या होता है? तालाब में। और जा माने अभी हमने ऊपर पढ़ा है, जा माने क्या है? उत्पन्न होने वाला। तो अब इसमें लिख दिया हमने इन दोनों के शब्दों को जोड़ा, तालाब में उत्पन्न होने वाला। क्या इसमें कोई अलग से शब्द जोड़ा गया है? कोई अलग से विभक्ति हमने जोड़ी? जो विभक्ति उसमें पहले से जुड़ी हुई है जो चीज, उसको कहीं पर भी किसी चीज का कोई लोप नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके ये कुछ अपवादिक उदाहरण ही रहते हैं, दो चार ही, इसमें बहुत सारे नहीं मिलेंगे। तो ये जो दो चार आएंगे इनको ऐसे ही याद रखना है। जैसे आपका एक और लिख लीजिए, खेचर। इसका संधि विच्छेद करो। क्यों इधर बताओ इसका?
इसका संधि विच्छेद कर दो। अच्छा बस, और बताओ। खैर अभी संधि विच्छेद नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं है, लेकिन इसका बनेगा आपका, अब हमने दो पदों में जो तोड़ दिया, समास में दो ही पद होते हैं, पूर्व पद और आपका उत्तर पद। ये कौन सा पद है? पूर्व पद। और ये कौन सा पद है? उत्तर पद। खे का अर्थ है आपका आकाश में, और चर का मतलब है आपका, अब इन दोनों को जोड़ दिया गया तो क्या बन जाएगा? आकाश में विचरण करने वाला। ठीक है, तो ये आपका ऐसे शब्द जो आएंगे जिनका जो अर्थ निकलेगा वो सीधा सीधा, ना कोई उसमें विभक्ति अलग से जोड़ी जाएगी, तो वो आपके कौन से आएंगे? अलुक तत्पुरुष के उदाहरण आएंगे। लुप्त पद तत्पुरुष। हाँ, इसमें लिखो, ऐसा समास, ऐसा समास जिसमें कारक चिन्हों के साथ साथ, ऐसा समास जिसमें कारक चिन्हों के साथ साथ ऐसा समास जिसमें कारक चिन्हों के साथ साथ अन्य पदों का, अन्य पदों का भी लोप होता है, लोप, अन्य पदों का भी लोप होता है, कारक चिन्हों के साथ साथ अन्य पदों का भी लोप होता है, लोप, लोप होता है, लुप्त पद तत्पुरुष। हो गया? इसे परिभाषा कि ऐसा समास जिसमें कारक चिन्हों के साथ साथ अन्य पदों का भी लोप होता है वो क्या कहलाते हैं? आपके लुप्त पद तत्पुरुष। उसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है लुप्त पद, मतलब कि पद क्या हो रहे हैं उसमें? लुप्त हो रहे हैं। तो कारक चिन्ह तो हमने पढ़े, उसमें क्या होगा? में, पे, पर है, का है, की है, के द्वारा है, से है, ये कारक चिन्ह है, तो वो भी लुप्त हो रहे हैं। उसके साथ साथ कुछ अन्य पद भी लुप्त हो रहे हैं। तो जहां पर ऐसा होगा वहां पर क्या हो जाएगा? आपका लुप्त पद तत्पुरुष। जैसे लिखा आपका पर्णकुटी, पर्ण मतलब क्या होता है? पत्ते,
ये बनेगा इसका। अब इसमें बताओ इसमें कितने सारे शब्द लिखे हुए, और इधर कितने लिखे हैं, सिर्फ 2 लिखे हैं, पर्ण और कुटी। तो पर्ण से तो क्या हो गया आपका, एक कारक चिन्ह हो गया। बनी हुई, ये भी 2 शब्द है, तो ये 2 पद भी लुप्त है कि नहीं है? इतने पद आपके क्या है उसमें लुप्त है, सिर्फ क्या लिखा है, पर्ण लिखा है और कुटी लिखा है। तो मतलब हमने परिभाषा क्या लिखी, जिसमें कारक चिन्ह भी लुप्त हो, साथ साथ अन्य पद भी लुप्त होंगे, तो वहां पर क्या हो जाएगा आपका लुप्त पद तत्पुरुष। जैसे दूसरा लिखा है आपका जलकुंभी, जल में उत्पन्न होने वाली ये बनेगा इसका। अब इसमें बताओ कितने शब्द लिखे हैं, जिसमें से जल और कुंभी 2 शब्द आपको मिल रहे हैं समास में, बाकी विस्तार करने पे जो इतने अन्य शब्द आ रहे हैं और कारक चिन्ह आ रहा है, ये सारे क्या है, लुप्त हैं। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, लुप्त पद तत्पुरुष, जिसमें अन्य पद भी लुप्त हो और कारक चिन्ह भी लुप्त हो। जैसे लिखा है तुलादान, अब इसका बताओ क्या बनेगा। तुलादान का अर्थ क्या होता है, जैसे कहते हैं ना तुलादान हुआ है, तो तुलादान क्या कहेंगे, क्या होता है तुलादान? तराजू, हाँ, तुला दान का मतलब होता है तुला के द्वारा, मतलब तराजू के द्वारा किया जाने वाला दान। तुला के द्वारा किया जाने वाला दान, ये बनेगा। अब ये बताओ इसमें कितने शब्द दिए, के द्वारा कारक चिन्ह है, किसका कारक चिन्ह है, से के द्वारा, करण का है। उसके बाद लिखा है किया जाने वाला, ये 3 पद और दिए हैं, ये आपके क्या है, इसमें लुप्त हैं। और जब हम विस्तार करेंगे तो ये पद भी आएंगे और आपका कारक चिन्ह भी आएगा, दोनों चीजें जिसमें लुप्त होती है। जबकि हमने और तत्पुरुष पढ़े हैं, उन तत्पुरुष में क्या पढ़ा था कि उसमें सिर्फ कारक चिन्ह ही विलुप्त होगा। राजपुत्र है, आपका विद्यालय है, तो ये क्या है, इसमें विद्या का आलय, उसमें सिर्फ कौन सा शब्द विलुप्त हो रहा है, सिर्फ कारक चिन्ह विलुप्त। और इसमें क्या हो रहा है, कारक चिन्ह भी हो रहा है, साथ साथ क्या हो रहा है, अन्य पद भी विलुप्त हो रहा है। ठीक है, अच्छा जैसे एक बताना, बताओ, ये पहले वाले ना बोले जिन्होंने पढ़ा हुआ है। ये बोला है ना, और बताओ। हम्म, क्यों आवाज आ रही है, और बताओ क्या क्या विचार आ रहे हैं मन में, और कोई बताओ। तो नीचे वाला है वो सही है, ऊपर वाले में क्या लिखा हुआ है, दही से बना बड़ा, क्या दही से बड़ा बनता है? दही से बड़ा बना के दिखाना हमको, कैसे बनाओगे, दही से कैसे बनेगा? हाँ, क्या सुनाई नहीं दे रहा? हम लोग भी कुछ भी बोल सकते हैं ऐसा कि दही से बना बड़ा, जबकि ऐसा नहीं, तो क्या दही से बनता, वो तो दही में डूबा होता है ना, बनता तो वो दूसरी चीज से है। खाया तो है कि नहीं खाया, नहीं खाया। अरे कोई चीजें ऐसी होती नहीं भी पसंद है कि पता तो होती है ना, जानकारी तो होती है। अब हाँ, 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 तो अब ये बताओ दही से आप कैसे बना सकते हैं, वो तो बड़ा तो आप दही में ना भी डालो तो ऐसे भी लोग यूज करते हैं, खाते हैं, तो मतलब दही में डूबा हुआ। अच्छा एक और बता देना इसी तरह का। अब जिसने पढ़ा है
वो नहीं बोलेगा बीच में कोई भी। जिस जिसेगा नहीं। और बताओ, और कौन बता रहे? क्या? पड़ी हुई कड़ी? तुम लोगों को खड़ा कर देंगे, अभी शांत रहना, मुंह बंद कर। और बताओ, पीछे कौन बता रहा? पकी, सॉरी, तो वही चीज तो ऊपर भी लिखी थी ना, क्या अलग था? इससे अलग बताना था, जिससे अलग आपका आंसर है तो आप बता सकते हो। और पीछे कौन बता रहा था? इसके अलावा कोई? ये बोला ना। और ये लो, ठीक है। हाँ हाँ, और आगे? और बताएगा कोई? इधर कोई बताएगा? मैं सबके आंसर सुनना चाह रही हूँ, लिख दूंगी आपका भी। ये बोला है ना। हाँ, और किसमें डंडा नहीं? अब ठीक है, ठीक है। आप क्यों बता रहे हो? देखो, इतने आंसर आए हैं इसके। अब बताओ इसमें से कौन सा सही है? मैं ऑप्शन पूछ रही हूँ, हमारा और तुम्हारा नहीं पूछ रही। कौन सा सही है? इसके पहले जितने आंसर बताए हैं, ये सारे आंसरों को कृपया अपने मन में दबा के रखें, दोबारा इस ज्ञान को मत बाहर लाएं, ठीक है? क्योंकि किसी भी चीज का जब अर्थ निकालते हैं तो उसका सही अर्थ निकलना चाहिए। मैं कितनी बार बताती हूँ, कुछ भी नहीं बना दिया जाता है। कि संधि विच्छेद भी अगर कर रहे हो तो कुछ भी जोड़ दो, आप विस्तार कर रहे हो तो कुछ भी विस्तार कर दो, उस विस्तार का कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए। हाँ, ऐसे सब का नहीं आ जाएगा। अब ये क्या, तो जल में डूबी हुई देखिए मैंने क्या बोला है, हर चीज में आप हर किसी का समास नहीं बनता है, हर शब्द का, ये भी याद रखना, हर जो हम लोग समास पढ़ रहे हैं, हर किसी भी शब्द का समास नहीं बनता है। आप कोई भी रेगुलर घरेलू चीजें हैं, दैनिक चीजें जो भी हैं, आप किसी को भी लेके बोल दो कि इसमें कौन सा समास होगा, क्योंकि हमें समास इसलिए नहीं बनता है क्योंकि हमें समास को बनाने के लिए दो पद चाहिए होते हैं, और हर शब्द में दो पद अर्थपूर्ण नहीं होते, ठीक है? इसलिए हर शब्द का आप समास नहीं बना सकते, जिनका बनता है उनका बनवाया जाएगा, और वही आपसे पेपर में पूछेगा। वो जलेबी, समोसा और भजिया ये नहीं पूछेगा, ठीक है? जिसका अर्थ निकल आएगा दो पदों को मिलाकर उसी का बनेगा, बाकी सबका नहीं बनेगा, ठीक है? क्या पूछो चाय का क्या बनेगा, पानी का क्या बनेगा, कौन सा समास होगा? भाई है तो शब्द, ये भी पूछने को पूछ सकते हो, लेकिन मैं इसीलिए बता रही हूँ कि समास आपसे कभी पूछेगा, ये क्वेश्चन ही पूछा जा चुका है कि समास सबका बनता है कि नहीं बनता। तो कभी भी समास हर शब्द का नहीं बनता, समास बनाने के लिए हमारे पास दो पदों का होना आवश्यक है।
पहला पद पूर्व पद कहलाता है, दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है, और दोनों पदों को जब हम विस्तार करते हैं तो उसका एक अर्थ निकल रहा होता है, वो हमारा समास कहलाता है। ठीक है, और समास का मतलब ही क्या होता है, किसी भी विस्तार पूर्वक लिखे वाक्य को संक्षिप्त में कर देना। अब इसमें जैसे मान लीजिए तुला दान लिखा था, तो अब किसी भी चीज को जो बोला जाता है, तराजू बोलते हैं, तुला दान करवाया गया बोलते हैं, ये तो नहीं बोलते तुला के द्वारा दान करवाया, इतना विस्तार तो नहीं बोलता सब कोई, वो तो जब हम कहीं लिख रहे होते हैं तो बोलते हैं। हम उसको शॉर्ट फॉर्म में करते हैं कि नहीं करते। किसी का नाम देखते हो, काफी बड़ा मान लो नाम है, तो अब उसको हम लोग अपने अकॉर्डिंग क्या कर लेते हैं, उसको छोटा कर लेते हैं। तो अब वो क्या है, वो संक्षेप में कर लेना, तो अब ये मतलब थोड़ी उसका अर्थ तो वो निकल ही रहा है ना विस्तार करने पर। तो जिस भी शब्द का विस्तार करने पर अर्थ निकलेगा और अर्थ पूर्ण आएगा, वही हमारा समास कहलाएगा, सारे शब्द समास में नहीं आएंगे। ठीक है, अब जैसे पिछली बार एक क्वेश्चन पूछा था किसी ने, ये वाला पूछा था, अब ये आपसे पेपरों में नहीं आएंगे ऐसे क्वेश्चन, ये तो फिर फालतू की टाइम बर्बादी है कि टाइम का लॉस कर रहे हो क्लास में, ये कहीं नहीं आते। ये आपके बीच में ही ज्ञान का जब आदान प्रदान होता है तभी आते हैं ऐसे, बाकी नहीं आते हैं। बाकी पेपर में बनाने वाला भी वो पेपर ऐसा बनाएगा कि आपको अच्छे शब्द देगा, रसगुल्ला जलेबी नहीं देगा। हाँ, पकौड़ी नहीं, वो मैंने इसलिए बनवा दी है कि आपका इससे शाब्दिक अर्थ स्पष्ट हो सके। ठीक है, बाकी ऐसा नहीं कि ये सारी चीजें नहीं आएंगी। चलो लिखो आगे। हाँ, नहीं, लास्ट बचा है एक और, उपपद तत्पुरुष समास। उपपद, जिसका उत्तर पद, उत्तर पद किसे कहते हैं, बाद वाले को, कोष्टक में लिख लो बाद वाला पद, जिसका उत्तर पद भाषा में, जिसका उत्तर पद कोष्टक में लिखो, बाद वाला पद कोष्टक बंद कर लेना, उसके बाद लिखो भाषा में, जिसका, शुरू से बोल दे रहे एक बार, जिस समास में, क्या लिखा हुआ है, ऐसा समास जिसका उत्तर पद, कोष्टक में लिखना है बाद वाला पद, कोष्टक बंद कर देना, भाषा में स्वतंत्र रूप से, भाषा में स्वतंत्र रूप से प्रयोग ना होकर, भाषा में स्वतंत्र रूप से प्रयोग ना होकर प्रत्यय के रूप में, प्रत्यय, प्रत्यय के रूप में प्रयुक्त होता है, भाषा के रूप में, भाषा में स्वतंत्र रूप से प्रयोग ना होकर प्रत्यय के रूप में प्रयोग होता है, उसे उपपद, इसी को और दूसरा क्या बोलते हैं, उपपद ऑब्लिक प्रातिपद तत्पुरुष कहते हैं। हाँ, क्या लिखा है, प्रातिपद है, प्रातिपद तत्पुरुष कहते हैं। हो गया, जैसे लिखो जलज, चर्मकार,
स्वर्णकार। पर जलज। अब जलज का संधि विच्छेद करो, क्या होगा? अरे भाई, संधि विच्छेद बोला है मैंने। जल प्लस, यही होगा ना। और अभी इसका क्या होगा, चर्मकार का बताओ। इसका क्या होगा? इसके नीचे यही करेंगे ना इसका संधि विच्छेद। और ये दो पद हो गए हमारे। एक क्या है, पूर्व पद, दूसरा क्या है, उत्तर पद। सब में पूर्व पद है और सब में क्या है आपका, उत्तर पद। हमने क्या परिभाषा लिखी है कि ऐसा समास जिसमें उत्तर पद मतलब बाद वाला पद, ये तो पूर्व पद है। उत्तर पद आपका भाषा में स्वतंत्र रूप से ना होकर किस रूप में रहता है, प्रत्यय के रूप में लिखा होता है, तो वो क्या कहलाता है आपका, प्रातिपद तत्पुरुष या आपका उपपद तत्पुरुष कहलाता है। ठीक है। अब इसका जब अर्थ निकालेंगे तो जल मतलब क्या है, जल ही है। और जा हमने अभी पीछे पढ़ा था, शाब्दिक अर्थ क्या होता है, उत्पन्न होने वाला। तो इसका क्या हो जाएगा, जल में उत्पन्न होने वाला। उसके बाद लिखा है चर्मकार। चर्मकार का बनाओ। कपड़े कहाँ आ जाए, लिखने तुरंत लगते हैं। क्या लिखा हुआ है, चर्मकार। अलग अलग लिखा है। कार क्या है, एक प्रत्यय है और उसका का अर्थ क्या होता है, कार का करने वाला। तो इसमें क्या होगा, चर्म का काम करने वाला, ये बनेगा। ठीक है। अब स्वर्णकार का बनाओ, क्या होगा, स्वर्ण का काम करने वाला। शास्त्राज्ञ का क्या होगा, शास्त्र का ज्ञान रखने वाला या शास्त्र को जानने वाला। ठीक है, दोनों निकल, दोनों के इनको अर्थ लिखो ऐसे विस्तार करके। उसके बाद ये जो चार अन्य भेद थे उसमें कौन कौन सा है आपका, नई तत्पुरुष, जिसमें किसी भी शब्द का क्या अर्थ निकले, नकारात्मक अर्थ निकले, वहां पर नई तत्पुरुष होता है। उसके बाद हमने दूसरा कौन सा पढ़ा है, अलुक तत्पुरुष। अलुक तत्पुरुष में क्या होता है, हाँ, दोनों पदों के मध्य में विभक्तियों का लोप नहीं होता है, वहां पर क्या होता है, अलुक तत्पुरुष। अभी उठ के जाएगा नहीं कोई, क्लास नहीं छूटी है अभी, तुरंत से टाइम पता रहता है, चल लेते हैं निकल के 9 बजे से। इसके बाद आप अलुक के बाद क्या पढ़ा है, तीसरा मध्य पद लोभी या लुप्त पद तत्पुरुष कहते हैं। उसमें क्या होता है, जिसमें आपका कारक चिन्ह के साथ साथ अन्य पद भी क्या होते हैं, लुप्त होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, लुप्त पद कहलाता है। चौथा कौन सा पढ़ा हमने, उपपद या प्रातिपद तत्पुरुष। इसमें क्या होता है कि इसमें दूसरा पद जो उत्तर पद दिया होता है वो क्या होता है, प्रत्यय होता है, प्रत्यय के रूप में प्रयुक्त होता है, वो कौन सा कहलाता है, आपका उपपद। ठीक है, ये आपके तत्पुरुष कंप्लीट हो गए। अब हेडिंग डालो, कर्मधारा है तत्पुरुष, कर्मधारा है समास, सॉरी, कर्मधारा है समास। इसमें लिखो, जिस समास में, जिस समास में विशेषण और विशेष, जिस समास में विशेषण और विशेष का संबंध
जिस समास में विशेषण और विशेष का संबंध अथवा उपमेय और उपमान का संबंध पाया जाता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। इस समास में उत्तर पद प्रधान, इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है तथा विशेषण और विशेष आगे या पीछे कहीं भी, तथा विशेषण और विशेष आगे या पीछे कहीं भी आ सकते हैं। क्या लिखा है इसमें आपने पढ़ा, ये लिखा हमने कि जिस समास में क्या हो, विशेषण और विशेष के बारे में बताया जाए। विशेषण हमने पढ़ा था, विशेषण किसे कहते हैं? जब कोई किसी के बारे में क्या बताता है, विशेषता बताता है, वो कहलाता है आपका विशेषण, और जिसके बारे में बता रहा होता है वो क्या कहलाता है? विशेष। तो जहां पर जिन शब्दों के बीच में विशेषण और विशेष जैसी प्रधानता दिखाई देगी, वहां पर क्या हो जाएगा? हमारा कर्मधारय समास हो जाएगा। जैसे हमने एक वाक्य लिखे, नील गाय। अब नील गाय लिखा है, इसमें दो पद दिए हुए हैं, कौन कौन सा? एक नील और दूसरा गाय, दो शब्द दिए हैं। और लिखा है हमने, एक क्या होता है? पूर्व पद होता है, दूसरा क्या होता है? उत्तर पद होता है। इसमें से पूर्व पद या उत्तर पद, इनमें से कोई एक क्या होगा? विशेषण होगा, और कोई एक क्या होगा? विशेष होगा। तो इसमें विशेषण शब्द कौन सा है? नील, यानी कि नीला शब्द क्या है? रंग, और रंग क्या होता है? गुण होता है। तो ये एक विशेषण हो गया। और किसकी विशेषता बता रहा है? गाय की। तो गाय क्या हो गया? विशेष। तो यहाँ पर दो शब्द हैं, दोनों, एक विशेषण होगा और एक क्या होगा? विशेष होगा। तो इसका बनेगा, नीली है जो गाय। तो गाय की विशेषता बताई जा रही है ना, कि गाय कैसी है? नीली है। तो जिस भी आपके समास में विशेषण और विशेष की समानता होती है, एक दूसरे के बारे में एक विशेषण होगा, एक विशेष होगा, एक किसी के बारे में अच्छा बता रहा होगा, बुरा बता रहा होगा, तो वो आपका क्या कहलाएगा? वहां पर कर्मधारय समास। जैसे लिखा है, मंद बुद्धि, इसका बनाओ। दो शब्द इसमें जुड़े हैं, कौन कौन सा? एक मंद और एक क्या है? बुद्धि। मंद का मतलब क्या होता है? धीमा। और किसके बारे में बताया जा रहा है? बुद्धि के बारे में। तो ये क्या हो जाएगा? मंद है जिसकी बुद्धि। तो ये इसका क्या बनेगा? मंद बुद्धि। ठीक है। अच्छा बताओ, पीतांबर, ये तो रटा होगा, ये तो मुझे लग रहा है बचपन से पढ़ते आए, एक उदाहरण रटा है बस। इसमें क्या हो जाएगा? पीत प्लस अंबर। जब इसको अलग अलग करेंगे दो शब्दों में, तो ये इसी तरह बनेगा ना। तो पीत मतलब पीला, और अंबर मतलब उसका परिधान। तो पीला है जिसका, व अंबर या मतलब वस्त्र। ठीक। इसके बाद बताओ, महापुरुष, महान है जो पुरुष। तो महान क्या है? एक विशेषण शब्द है, और किसके बारे में कह रहा है? पुरुष के बारे में। तो पुरुष क्या है? एक विशेष है। तो जिसमें भी आपके जो भी समास होंगे, जैसे आपको मिक्स करके पूछा जाएगा,
तो जिस समास में विशेषण और विशेष एक साथ दिए हो तो कौन सा समास कहलाएगा? कर्मधारय समास। लिख लीजिए 2-3 उदाहरण, इसके बाद इसके बारे में आगे कल बताऊं। लिखो नील गाय, दूसरा लिख लो पीतांबर, महापुरुष, एक इसका बनाओ, हाँ, परम प्लस आत्मा, परम है जो आत्मा, ठीक है। मृदुवाणी, मधुर है जिसकी वाणी या मृदु है जिसकी वाणी, ठीक है।